नमस्कार। मेरा नाम विवेक कुमार है। मैं सहरसा के एमएलटी कॉलेज के इतिहास विभाग में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। आज की इस ई लर्निंग कक्षा में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग अपने इतिहास विषय के अंतर्गत पारंपरिक सवालों से अलग हटकर कुछ टेक्निकल शब्दों पर चर्चा करेंगे। खासकर आधुनिक भारत के इतिहास पढ़ते समय जब हम लोग कंपनी या ब्रिटिश सरकार और उसके बाद भारत का स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास पढ़ते हैं तो प्रशासन के क्षेत्र में जब हम लोग जाते हैं तो बार बार शब्द आता है रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सरकार के कामकाजों को नियंत्रित किया जाता था, सीमाबद्ध किया जाता था और नियम कानून स्थापित किए जाते थे। संसद का नियंत्रण रखा जाता था, ब्रिटिश संसद का नियंत्रण स्थापित किया जाता था भारतीय प्रशासन के ऊपर। तो बार बार ये रेगुलेटिंग एक्ट शब्द आता है। तो आज की कक्षा में हम लोग यह रेगुलेटिंग एक्ट था क्या, इसका उद्देश्य क्या था, यह कैसे बनाया जाता था, कैसे काम करता था, इसका नियंत्रण कौन करता था, तो इस टेक्निकल शब्द पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं। यह हमारे आधुनिक भारतीय इतिहास से संबंधित शब्द है और स्नातक एवं स्नातकोत्तर दोनों स्तरों पर चूँकि आधुनिक भारत का इतिहास हमारे सिलेबस में है, बीएन मंडल विश्वविद्यालय का जो पाठ्यक्रम है स्नातक स्तर का और स्नातकोत्तर स्तर का, इन दोनों कक्षाओं में आधुनिक भारत का इतिहास चैप्टर पढ़ना है। तो आज हम लोग जो चर्चा करने जा रहे हैं ये दोनों विषयों दोनों कक्षाओं के लिए उपयोगी है, सार्थक है। हम लोग आज ये रेगुलेटिंग एक्ट क्या है, इसका लाने का क्या उद्देश्य था, ये अपने उद्देश्य में कहाँ तक सफल हुआ या फिर बनाया कैसे जाता था, ये इसको इसका देखरेख कौन करता था, तो इन सारे विषयों पर संक्षेप में चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट जो है रेगुलेट करने का मतलब किसी को नियंत्रण करने का। रेगुलेट जैसे हम लोग पंखा का रेगुलेटर यूज करते हैं, गैस सिलेंडर का रेगुलेटर मतलब कि नियंत्रण, गति पर नियंत्रण या गैस के ताव को नियंत्रण। रेगुलेट करने का मतलब होता है नियंत्रण करना। तो ये रेगुलेटिंग एक्ट मतलब नियंत्रण करने के लिए जो कानून बनाया गया, ये किसके नियंत्रण करने के लिए कानून बनाया गया और किसने इसे बनाया, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इस पर आज हम लोग संक्षेप में देखते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट है क्या आखिर। हम लोग इतना पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं कि ब्रिटेन में कुछ व्यापारियों ने मिलकर एक कंपनी बनाई थी जो दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ व्यापार करती। उन्होंने भारत और उसके अगल बगल के देशों के साथ व्यापार करने के लिए एक कंपनी बनाई थी जिसको उन्होंने संक्षेप में ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम दिया था। और यह कुछ व्यापारियों के भागीदारी के द्वारा मतलब सभी ने इसमें अपना अपना पैसा लगाया था, इस कंपनी के निगम में, इसके शेयर में अपना पैसा लगाया था। ये कंपनी भारत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ व्यापार करती थी। मुख्य रूप से इन्होंने भारत के व्यापार पर अपने आप को केंद्रित रखा था। तो भारत के साथ व्यापार करती थी, जहाज़ से माल लेकर उधर से आती थी और इधर से फिर व्यापारिक वस्तु ले जाकर यूरोप के मंडियों में बेचती थी। उस पूरे अभियान में, पूरे व्यापार में जो लागत होता था, जो खरीदने का लागत, जहाज़ से आने जाने का लागत, कर्मचारियों का तनख्वाह, वेतन वगैरह जो था वो काट कर जो मुनाफा होता था वो अपने शेयर धारकों को लाभांश के रूप में वितरित करती थी। मतलब यह एक जॉइंट कंपनी के रूप में काम करती थी जिसमें शेयर धारक थे। प्रत्येक अभियान पर कुछ पैसा लगाया जाता था और उसके बाद जो मुनाफा, लाभ या हानि होती थी वो शेयर धारकों में बांट दी जाती थी। यह एक व्यापारिक कंपनी थी। शुद्ध रूप से इसका उद्देश्य जो था वो व्यापार करना था। ये भारत आती है, भारत के व्यापारियों के साथ व्यापार करती है और उस पूरे
व्यापार में जो इसे मुनाफा होता है वह अपने हितधारकों को, अपने शेयर धारकों को इंग्लैंड में लाभांश वितरित करती है। तो शुरू में जब तक इसका मूल काम व्यापार रहा, यह एक व्यापारिक संस्था बनी रही। धीरे धीरे इसने भारतीय प्रशासन में दखल देना शुरू किया और यहाँ के प्रशासनिक अव्यवस्थाओं को या राजनीतिक दोषों को ढूंढकर ये धीरे धीरे अपनी शक्ति, राजनीतिक शक्ति बढ़ाती गई और अंत में एक समय ऐसा आया कि यह यहाँ के शासक वर्ग में शामिल हो गई। यहाँ इसने अपना राज स्थापित कर लिया। यहाँ की यह बंगाल प्रांत का शासन का भार इसे मिल गया। बंगाल प्रांत का शासन, बंगाल प्रांत की दीवानी अधिकार को इसने प्राप्त कर लिया। अब यह भारत के शासक वर्ग में शामिल हो गई। लेकिन यह कंपनी जो थी, यह ब्रिटिश व्यापारियों की कंपनी थी, जिसका राजा जो था वो लंदन की महारानी जो थी वो इसकी सर्वेसर्वा थी। और लंदन, ब्रिटेन में जो संसद थी वो प्रशासनिक नियम संस्थाओं में सर्वोच्च थी, जिसके सलाह पर वहाँ की महारानी काम करती थी। मुख्य रूप से प्रशासनिक केंद्र बिंदु जो था वो संसद था और प्रधानमंत्री कैबिनेट सिस्टम का वहाँ जन्म हो चुका था। उसके माध्यम से ब्रिटेन की सरकार चलती थी। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी पर अधिकार जो था, देखरेख करने का अधिकार, नियम कानून, लॉ जो थे, जो वहाँ की ये निवासी थे, ये सारा चीज़ इनका रेगुलेट होता था ब्रिटेन से। ब्रिटेन की संसद अपने देश के सभी निवासियों के लिए नियम कानून बनाती थी। उसी नियम कानून के आधार पर वहाँ के निवासी चलते थे। वहाँ के निवासी जब भारत व्यापार करने के लिए आए तो उसी ब्रिटिश संसद के बने नियमों के आधार पर वो चलते थे, उसी सरकार को मानते थे। भारत में अब आकर वो खुद ही शासक बन गए, लेकिन वे यहाँ आकर अपने मूल देश के साथ संबंध नहीं तोड़ते हैं, बल्कि यहाँ आते हैं और यहाँ कंपनी के अधीन प्रशासन में, भारतीय प्रशासन में कंपनी के झंडे तले भाग लेते हैं, फिर अपने मूल देश को वापस लौट जाते हैं। कहने का अर्थ यह है कि वह दूसरे मुग़ल या तुर्क या अफ़गानों की तरह अपने देश से आकर भारत में बस नहीं गए, बल्कि यहाँ से फिर वो वापस अपने देश चले जाते हैं। मतलब वो बाकायदा ब्रिटिश साम्राज्य के ही नागरिक हैं। वो ब्रिटिश संसद के अधीन, ब्रिटिश संसद की, ब्रिटिश महारानी की वो प्रजा के रूप में हैं। वो भारत आते हैं तो अपने मूल देश के साथ संबंध नहीं तोड़ते हैं, बल्कि यहाँ कुछ समय बिताने के पश्चात फिर वो अपने मूल देश वापस लौट जाते हैं। उसके जगह फिर दूसरे कर्मचारी आ जाते हैं। लेकिन भारत में अब वो शासक वर्ग में शामिल थे। भारत का सबसे समृद्ध प्रांत की सत्ता उसे मिल चुकी थी। तो अब इसका अर्थ यह हुआ कि महारानी के प्रजा किसी दूसरे देश का राजा बन गया। तो भाई दूसरे देश का जब राजा बन गया तो उस पर कौन से नियम कानून लागू होंगे? उस देश का जो राजा बना, जो महारानी की प्रजा है, जो ब्रिटेन के संसद के नियमों के तहत चलता है, तो उस पर वो आदमी, वो संस्था जो है वो दूसरे जगह जाके राजा बन गया। तो अब वो राजा किसके नियमों को मानेगा? संसद के साथ उसका संबंध क्या होगा? क्या वो ब्रिटिश महारानी के समतुल्य हो गया? ये सारा मसला अब फंसने लगा। ये सारा विवाद उभरने लगा कि उसकी स्थिति क्या होगी। जैसे भारत में मुग़ल सम्राट जब शक्तिशाली थे तो वो अपने समकक्ष ब्रिटेन की महारानी या ब्रिटेन के राजा को रखते। राजनयिक प्रोटोकॉल में हमारे देश का सम्राट, दूसरे देश का सम्राट, तीसरे देश का सम्राट सब एक समकक्ष होंगे। अब यहाँ स्थिति दूसरी थी। मुग़ल सम्राट से बंगाल की सत्ता का भार अंग्रेज़ों को मिल गया और अंग्रेज़ जो कंपनी के कर्मचारी हैं, न कि मालिक हैं, कंपनी के कर्मचारी हैं, कंपनी के नियमों से बंधे हुए हैं, वो यहाँ राजा की तरह व्यवहार करते हैं और ब्रिटेन की प्रजा हैं, वो महारानी की प्रजा हैं। महारानी की तरफ से उसे कहीं का कोई अधिकार या राज करने का आज्ञा पत्र नहीं मिला हुआ है। तो स्थिति उलझ गई अब यहाँ पर। और इस पर नियंत्रण किसका होगा? यह राज किसके अधीन कहलाएगा?
यह कंपनी के शासन के अंतर्गत कहलाएगा या फिर ये ब्रिटेन की महारानी के सीधे प्रशासन के अंतर्गत होगा, ये सारा मुद्दा अनसुलझा रह गया। तो इसी सारे मुद्दों पर ब्रिटेन में चर्चा शुरू हुई कि अब कंपनी की हैसियत क्या होगी। प्लासी की लड़ाई से पहले तक कंपनी जो थी वो एक व्यापारिक निगम थी और एक कंपनी की तरह व्यवहार करती थी। ब्रिटेन में उसका दर्जा एक कंपनी के रूप में, एक जॉइंट वेंचर कंपनी के रूप में दिया जाता था। अब जब प्लासी और बक्सर के बाद वो औपचारिक रूप से मुग़ल सम्राट ने उसे दीवानी अधिकार दे दिया, बंगाल पर शासन करने का अधिकार दे दिया, तो वह भारत के शासक वर्ग में शामिल हो गई। तो एक समस्या यहाँ पैदा हो गई। दूसरी समस्या यह थी कि भारत में कंपनी के 3 केंद्र बन गए। कि 3 केंद्र भारत में कौन कौन थे? मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता। 3 केंद्र थे, 3 फैक्ट्रियाँ थी। 3 केंद्र से कंपनी की सत्ता चल रही थी। वो भारत में अपने अपने अधीन क्षेत्रों में, मतलब जिसका प्रभाव जिस तरफ है, बॉम्बे या मद्रास या फिर कलकत्ता, जिस कंपनी का जिस क्षेत्र में प्रभाव है वो उस क्षेत्र में व्यापार कर्म को अंजाम दे रहा है, व्यापारिक गतिविधियों को चला रहा है और अपना काम सुचारू रूप से कर रहा है। फैक्ट्री का मतलब हो गया जहां मेन हेडक्वार्टर, कंपनी का हेडक्वार्टर, जहां से वो अपने व्यापारिक निगमों को चला रही है, व्यापारिक वस्तुओं का आदान प्रदान कर रही है, अपने मालों का संग्रह कर रही है, अपने अधीन कर्मचारियों की कॉलोनी बना कर रखी हुई है। वहाँ वो अपने नागरिकों के, अपने कर्मचारियों के सुरक्षा का भार उठाए हुए है। तो इस तरह के 3 सेंटर हो गए। इस सेंटर का जो हेड होता था वो गवर्नर कहलाता था। जैसे बंगाल का गवर्नर, मद्रास का गवर्नर, बॉम्बे का गवर्नर, इनकी हैसियत समतुल्य थी, ये एक बराबर थे। लेकिन जब बंगाल में कंपनी को गद्दी मिल गई, कंपनी को शासन चलाने का भार मिल गया, तो अब बंगाल का गवर्नर जो था वह इन दोनों गवर्नर से तुलना में ज़्यादा मजबूत हो गया, उसे ज़्यादा अधिकार मिल गए। भारत में वो एक औपचारिक रूप से सत्ता का केंद्र बन गया। अब उसकी हैसियत इन दोनों गवर्नर के सामने क्या होगी? तो इस तरह की समस्या पैदा हो गई। इसके अलावा अन्य समस्याएं भी पैदा हुई, जैसे कंपनी के कर्मचारी अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में लगे होते थे। कंपनी के व्यापार करने के अलावा वो व्यक्तिगत रूप से भी व्यापार कर रहे थे। जैसे हम एक उदाहरण, जैसे मान लें, हम लोग एक उदाहरण पेश करें कि मान लेते हैं कि मेरा कोई कर्मचारी है और वह मेरा व्यापार देख रहा है, वह मेरे वस्तुओं का, मान लेते हैं कि मेरे कपड़े का व्यापार है और मेरा कोई कर्मचारी है जो मेरे कपड़े को बेच रहा है, कपड़े के थान को ले जाकर बेच रहा है, मेरे माल को बाज़ार में विक्रय कर रहा है और पैसा लाकर फिर मुझे दे रहा है। अब जब वो बाज़ार में विक्रय करने के लिए कपड़ा जाए तो वो अलग से भी थोड़ा सा कपड़ा या थोड़ा सा कोई दूसरा सामान बेचने लग जाए। मेरा कपड़ा बेच ही रहा है, बगल में वो साथ में मान लेते हैं कि वो दवा भी बेचने लग जाए। अब वो मेरे पास आकर कहे कि ये दवा तो मेरा अपना पैसा लगा हुआ था, ये तो हम अपना किए, तो इसका मुनाफा अलग है, और ये कपड़ा जो आपका बेचे इसका मुनाफा अलग है, ये कपड़े का पैसा आप पकड़िए, ये दवा का पैसा मेरा हुआ। तो बाज़ार में भेजने के दौरान जो लागत, जो खर्च हुआ, उसी खर्च में वह आदमी अपना भी काम अलग से चला रहा है, जबकि वो मेरा कर्मचारी है, मैं उसे वेतन भत्ते सारी सुविधाएं दे रहा हूं, उसके बावजूद वह अपना व्यक्तिगत रूप से काम कर रहा है, अपना बिजनेस चला रहा है। तो कंपनी की भी हैसियत, कंपनी की भी स्थिति ऐसी ही हो गई कि उसके कर्मचारी अपने व्यक्तिगत व्यापार में भी लिप्त हो गए। इसके अलावा यहाँ जो लूटा हुआ माल मिलता था भ्रष्टाचार के द्वारा, किसी सैनिक विजय के दौरान जो माल प्राप्त होता था, भेंट नजराना जो प्राप्त होता था, ये सारा चीज़ भ्रष्टाचार को लगातार बढ़ावा दे रहा था, कंपनी में भ्रष्ट आचरण को बढ़ावा दे रहा था। कंपनी की साख गिरती जा रही थी और उसके कर्मचारी धनी होते जा रहे थे, कंपनी गरीब होती जा रही थी, कंपनी का मुनाफा घट रहा था और उसके कर्मचारियों का मुनाफा बढ़ रहा था। वो जब यहाँ से इंग्लैंड वापस जाते थे तो वो वहाँ के ज़मींदारों की तरह व्यवहार करते थे, उनके पास वहाँ के कुलीनों से ज़्यादा संपत्ति इकट्ठी हो जाती थी।
भारत में रोजगार के बाद उनके पास कुल जमा जो होती थी वो ब्रिटेन के धनाढ्य वर्गों से ज़्यादा हो जाती थी। तो ये चीज़ ब्रिटेन के सामाजिक संरचना को भी प्रभावित करने लगी। तो इन सारी चीज़ों पर ब्रिटिश संसद में चर्चाएं शुरू हुई कि कंपनी के कामकाज को पर नज़र रखा जाए। अब चूँकि कंपनी वहाँ एक प्रशासनिक अधिकार प्राप्त कर ली है और कंपनी यहाँ पर अपने सैनिक अभियानों के दौरान ब्रिटिश झंडे का उपयोग करती है, ब्रिटिश सम्राट के नाम का उपयोग करती है, यहाँ के देशी शक्तियों से मुकाबला करने के लिए ब्रिटिश सरकार की प्रतिष्ठा का प्रयोग करती है, तो कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण होना चाहिए, प्रशासनिक नियंत्रण होना चाहिए। अभी तक केवल वित्तीय नियंत्रण था, अब कहा गया कि नहीं, प्रशासनिक नियंत्रण भी होना चाहिए। कंपनी के कामकाज को देखरेख करने के लिए नियम कानून होने चाहिए, संसद में कंपनी के कामकाजों की चर्चा होनी चाहिए और संसद उसका लेखा जोखा रखे। तो इन्हीं सारे प्रश्नों पर विचार करने के पश्चात संसद ने कुछ नियम कानून बनाए, कंपनी के ऊपर नियम कानून बनाए, जिसको उन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट नाम दिया। और समय समय पर वो रेगुलेटिंग एक्ट जिस साल जारी किया जाता था उस साल के नाम से हम लोग जानते हैं, जैसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, या कहें 1862 का रेगुलेटिंग एक्ट, या 1813 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1882 का रेगुलेटिंग एक्ट, इस तरह 1892 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो इस तरह जिस साल में रेगुलेटिंग एक्ट जारी किए गए उस साल के आधार पर उसको हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जाने। प्रायः यह 10 साल की अवधि के लिए जारी किया जाता था, औसतन 10 साल की अवधि के लिए इसे जारी किया गया, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर बीच बीच में इसे बदला गया या इसमें इसे जोड़ा गया। तो शुरुआत में सबसे पहला जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, इसका उद्देश्य था, चूँकि कंपनी बक्सर और प्लासी और बक्सर की लड़ाई के बाद यहाँ की राजनीतिक शक्ति बन गई थी, तो उस कंपनी का ब्रिटिश संसद ने उस कंपनी पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए कि वह कंपनी जो ब्रिटिश सत्ता के प्रतिष्ठा का उपयोग करती है, ब्रिटिश झंडे का प्रयोग करती है, तो वह ब्रिटिश संसद के अधीन है। तो उसको अपने अधीन रखने के लिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को लाया। इस एक्ट का उद्देश्य यह था कि भारत में राजनीतिक शक्ति के रूप में कंपनी के कामकाज की समीक्षा की जाए, कंपनी के ऊपर नियंत्रण रखा जाए, कंपनी के दैनिक क्रियाकलापों को या कंपनी के भारतीय प्रशासन के निर्वहन के दौरान जो बाधा पैदा हो रही है उसको दूर करने के लिए संसद कानून पारित करे और कंपनी के कामकाज पर अपना नियंत्रण स्थापित करे। तो इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कंपनी भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कर दी गई। बॉम्बे के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और उसे मद्रास और बंगाल के गवर्नर जनरल को तीनों मद्रास, बॉम्बे और बंगाल के गवर्नर की हैसियत बराबर थी। तो अब चूँकि बंगाल में उसे शक्ति मिल गई थी, बंगाल में वो राजनीतिक शक्ति प्राप्त हो गई थी, बंगाल के शासक वर्ग में वो शामिल हो चुकी थी, तो बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और उसे बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर के ऊपर वरीयता दे दी गई। मतलब कि अब वो इन दोनों गवर्नर से ज़्यादा पावरफुल होगा। उसकी सहायता के लिए इस परिषद का गठन कर दिया गया, 4 सदस्यीय परिषद का गठन कर दिया गया और परिषद को भी अधिकार दे दिए गए। शुरुआती दौर में, प्रयोग के दौर में इसमें कठिनाइयाँ भी पैदा हुई। जैसे गवर्नर जनरल को अपने परिषद के निर्णय को वीटो करने का अधिकार नहीं दिया गया। जो भी फैसला होता था वह बहुमत के आधार पर होता था। तो दैनिक कामकाज में या किसी प्रस्ताव पर कभी कभी गतिरोध पैदा हो जाया करता था जब गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी का फैसला अलग अलग होता था। उस समय गवर्नर जनरल को अपनी कार्यकारिणी का फैसला मानने के लिए बाध्य होना पड़ता था, या कभी कभी बंगाल और
कभी कभी बॉम्बे और मद्रास के गवर्नरों ने बंगाल के गवर्नर जनरल के आदेश की अवहेलना की। तो उस स्थिति में क्या किया जाए या उस स्थिति में क्या अधिकार हो, इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया था। ये एक तकनीकी भूल थी। इसी तरह सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कर दी गई थी, लेकिन वह सर्वोच्च न्यायालय का कार्यक्षेत्र क्या होगा और वह किसके नियम कानून से संचालित होगा, इसमें दुविधा थी। तो यह शुरुआती दौर थी। बाद के रेगुलेटिंग एक्ट में इस तरह के दोषों को दूर करने का प्रयास किया गया, इसीलिए इसे हर 10-10 साल पर इसमें सुधार लाने का प्रयास किया गया। कंपनी के कामकाज की समीक्षा की गई और कंपनी के शासन को, प्रशासनिक तंत्र को विकसित करने का प्रयास किया गया। शुरुआती दौर में रेगुलेटिंग एक्ट में तकनीकी रूप से और व्यावहारिक रूप से काफ़ी समस्याएं उभरी। वह इसलिए भी उभरी कि भारतीय व्यवस्था का या भारतीय समस्याओं से ब्रिटिश संसद पूर्ण रूप से अनभिज्ञ थी। स्वयं कंपनी को भी भारतीय व्यवस्था से पूरा परिचय नहीं था, पूरा प्रशासनिक ज्ञान नहीं था। इसीलिए भी यह समस्याएं उभरी, जिसे बाद के रेगुलेटिंग एक्ट में दूर करने का प्रयास किया गया। तो मूल रूप से हम लोग यह समझें कि रेगुलेटिंग एक्ट कंपनी के कामकाज को रेगुलेट करने के लिए लाया गया था। इस एक्ट के तहत कंपनी के कामकाज की समीक्षा की जाती थी और समय समय पर अलग अलग रेगुलेटिंग एक्ट लाकर उसमें सुधार का प्रयास किया जाता था। रेगुलेटिंग एक्ट जिस साल पारित किया जाता था उस साल के नाम के आधार पर उसको जाना जाता था। और रेगुलेटिंग एक्ट का महत्व इस बात में है कि इसने पूर्ण रूप से यह सिद्ध कर दिया या पूर्ण रूप से एक व्यवस्था बनाने में सफलता हासिल की कि संसद का कंपनी पर धीरे धीरे पूरा नियंत्रण हो गया और वह ब्रिटिश महारानी के अधीन काम करने लगी। तो आज के क्लास में हम लोगों ने रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में जाना कि रेगुलेटिंग एक्ट क्या था, इसका उद्देश्य क्या था, इसके क्या क्या शुरुआती दौर में इसमें क्या क्या दोष थे और इन दोषों पर किस प्रकार नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया गया। अगले क्लास में फिर हम लोग किसी नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।